हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज से एक हम नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो क्लास 10 का आपका भूगोल है। ठीक है, जिस किताब को आप लोगों को पढ़ना है क्लास 10 मैट्रिक परीक्षा के लिए, उसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भूगोल का जो किताब है उसका नाम क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग। देखिए, इस किताब के नाम से ही ये पता चलता है कि हम लोगों को भारत में जो भी संसाधन है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है और उसके उपयोग के बारे में पढ़ना है इस किताब में। ओके, तो अब अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फ्री में पढ़ाई करना होगा तो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उससे पहले आपको हम एक दो चीज़ दिखा रहे हैं कि जो आपका ये इंडेक्स है कि आपका कितना चैप्टर है, कितना पढ़ना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, दो खंड में आपका विभाजित है, खंड क और खंड ख, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में विभाजित है। और ये वीडियो जो आपका लेसन 1 है, यानी इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग, इस ये बहुत बड़ा चैप्टर है। देखिए, 126 पेज का ये चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग इसको पार्ट बाई पार्ट में करके करेंगे। तो जैसे संसाधन के बारे में अगर आज हम लोग पढ़ते हैं तो कल हम इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके अलग अलग जो संसाधन है, जैसे कृषि है, मृदा है, खनिज है, ठीक है, तो उसका एक अलग अलग से टॉपिक आधे घंटे का आएगा। ये नहीं कि एक ही में आए और एक ही दिन जल्दी जल्दी पढ़ा दिए, तो ऐसा हम नहीं करते हैं। भले एक दिन वीडियो लेट हो, लेकिन सही और सटीक हम पढ़ाते हैं। जैसा कि आप हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें पहले खंड में 6 चैप्टर हैं और दूसरे खंड में भी 6 चैप्टर हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ध्यान रखना है, सभी को अच्छे से पढ़ना है। अब आइए हम लोग पहला इकाई लेसन 1 जो है भारत संसाधन एवं उपयोग, लेसन 1 है ये, ध्यान रखिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम आपको बताते चलेंगे। साथ में अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, जैसे क्या हेडिंग देना है, क्या अंडरलाइन करना है, जैसे हिस्ट्री में मैंने बताया था उसी तरह भूगोल में भी बताएंगे, उसी तरह नागरिक में भी बताएंगे, जो राजनीतिक विज्ञान है, हर सब्जेक्ट में हम आपको बताते चलेंगे। और जो ब्लू लाइन से हम कर रहे हैं मतलब वो पढ़ रहे हैं, और जो लाल रंग से हम अंडरलाइन करेंगे, जैसे ये देखिए लाल है मान लीजिए, तो वो आप अपने किताब में अंडरलाइन कर लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है इसीलिए हम अंडरलाइन करवा रहे हैं। ओके, तो देखिए जहाँ इंपॉर्टेंट होगा हम आपको अंडरलाइन करवाते चलेंगे। और नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए आइए, संसाधन का महत्व। ठीक है, यहाँ पे हम इंक चेंज कर लें। संसाधन का महत्व, आइए पढ़ते हैं। आप अपने जीवन में अनेक वस्तु का उपयोग करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लें। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे नॉर्मल कि संसाधन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या प्राकृतिक ना हो, ठीक है, वो सभी क्या है? संसाधन है। ठीक है, देखिए, संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। ठीक है, ये कौन है? तो ये प्राकृतिक है। वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ जैसे वनस्पति, वन जीव, जलीय जीव, मानवीय जीव सुखमय बनाने में पीछे नहीं है। मतलब हर एक चीज जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, चाहे वो जल हो, जंगल हो, वनस्पति हो, कोई पदार्थ हो, जो भी मदद कर रहा है वो क्या है? संसाधन। फिर से हम बता रहे हैं कि अगर आपको एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाए कि संसाधन किसे कहते हैं, तो नोट कर लीजिए या लिख लीजिए कहीं पे। हम बोल रहे हैं संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वे सभी चीज़ें जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, चाहे वह भौतिक हो चाहे वह जैविक हो, वो क्या है? वो संसाधन है। आइए अगले लाइन में, भौतिक एवं जैविक पदार्थ दोनों तकनीक के सहारे में जीवन उपयोगी, मतलब जीवन के लिए उपयोगी। जो शब्द आपको समझ में नहीं आएगा, हमको पता है कि आप कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, वो हम समझाते चलेंगे। और थोड़ा शेयर और जरूर कर दीजिएगा, ये सब हमको कहना ना पड़े कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या शेयर कीजिए। ठीक है, अनादिकाल में अरण्यों में वनस्पति, अब देखिए ये अरण्य जो है इसको बोलते हैं जंगल।
ये जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो ये अरण्यक एक देवी थी और इन्हीं के नाम पे अरण्यक यानी जंगल की देवी को कहा जाता था। तो बाद में इसी चीज को इस्तेमाल किया गया जंगल के लिए। और वनस्पति होते कहाँ है? तो जंगल में ही तो होते हैं। अब बोलेंगे कि सर पहाड़ पे भी तो होते हैं। अरे यार ज़्यादा मात्रा में तो उधर ही होता है ना। अरण्य में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध होते हैं। जलाशय एवं सागर में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहे हैं। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब जैसे कोयला है तो एक दिन या एक साल या 5 साल या 10 साल में तो तैयार होता नहीं है, वो लाखों साल पृथ्वी के गर्भ में यानी पृथ्वी के अंदर रहता है। कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ रासायनिक होते हैं, कुछ भौतिक होते हैं, तब जाके वो कोयला का रूप धारण करता है। ठीक है, किंतु उसी समय से आदि मानव में तकनीकी का ज्ञान का अभाव था। मतलब आदि मानव को ये सब पता नहीं था कि ये क्या होता है, कोयला क्या है, पेट्रोलियम क्या है, कैसे हम लोग उसको निकालेंगे। ठीक है, धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। अब आपको घर में मान लीजिए 5 लोग हैं तो आपका जो घर है वो 5 लोगों के हिसाब से बनाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई आ गया तो 7 लोगों के हिसाब से बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं तो आप अपना घर का आकार भी बड़ा करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे आदि मानव का ज़रूरत बढ़ता गया तो वो लोग भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए थोड़ा इधर उधर निकलना शुरू कर दिए। ओके, इसको थोड़ा ये लाइक सब्सक्राइब और शेयर को मिटा दें। पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छा लगे तो ही आपको लाइक करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं कि इस वृद्धि में मानव के ज्ञानार्जन के दर में त्वरित वृद्धि की। मतलब अगर शिकार करने के लिए पहले वो लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे, उसको औजार बनाते थे, लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि अरे लोहा है, कोई एक ऐसा चीज़ है जो पत्थर से भी मजबूत है और तेज है, मतलब नुकीला। ठीक है, धार जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने कोई लोहे का इस्तेमाल किया, फिर खाने को पकाने का इस व्यवस्था किया, आग का खोज हुआ, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीकी को पाकर ज्ञानी मानव बन गए। अब वो खाना बनाने लगे, जंगल में कपड़े पहन के घूमने लगे। पहले नंगे या पत्ते पहन के घूमते थे। उनके दिमाग का विकास होना शुरू हो गया। तो वो एक यहाँ पे MCQ ध्यान में रखिएगा कि अगर यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, मानव तकनीकी को पाकर क्या बन गए? तो मानव तकनीक जो आदि मानव थे वो तकनीकी को पाकर ज्ञानी मानव बन गए। और यही ज्ञानी मानव को होमोसेपियंस कहा गया। ठीक है, ज्ञानी मानव आज से लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व ऐसा कहा जाता है। ठीक है, 30 लाख वर्ष पूर्व ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म हुआ। लेकिन ये डेट आप लोगों को याद नहीं रखना है, क्योंकि डेट विवादित होता है, कहीं कहीं 20 लाख भी दे देगा। ठीक है, तो डेट आपको नहीं याद रखना है। जो हम लोग अभी इंसान हैं, हम लोगों का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। यही ज्ञानी मानव आगे चल गए थे। ठीक है, आगे चल गए थे मतलब आगे बढ़ते चले गए। ओके, इसको मिटाते हैं। ध्यान से केवल चीज़ों को सुनिएगा। और हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपके मन में डाउट हो, संदेह हो, तो आपको कमेंट में पूछ लेना है। साथ ही तीनों सोशल मीडिया का लिंक, फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाना मानव सक्षम हो गया और पर्यावरण द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है कि संसाधन का अर्थ, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये MCQ है। संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद, मतलब भूगोल के प्रोफेसर थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था जिम्मरमैन, का कथन उल्लेख है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, इनका कहने का मतलब क्या था कि संसाधन जो है वो होते नहीं हैं, तो क्या होते हैं भाई? ये बनते हैं। कैसे? अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखा जाए तो कोयला है तो डायरेक्ट कोयला तो कोयला होता नहीं है। पेड़ पौधे, लकड़ी, ये सब जब जमीन के अंदर गर्भ में चले जाते हैं, अंदर यानी नीचे, तो बहुत लाखों साल के बाद ये अपना रूप परिवर्तित करके कोयला बनते हैं। तो इनका ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अगर नोट्स बना रहे हैं तो बनाते चलिएगा। वर्तमान परिवेश में, यहाँ पे इंक चेंज कर लें,
परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। ठीक है, कब? वर्तमान में। लेकिन आपको ये लिखना नहीं, बताना नहीं है। अगर किसी कोई पूछे कि संसाधन किसे कहते हैं, तो आप लोग ये मत बोल दीजिएगा कि वर्तमान में सेवा को भी संसाधन माना जाता है। ये आधुनिक सोच के ऊपर निर्भर करता है। संसाधन का अभी भी आपको परिभाषा वही लिखना है जो हम स्टार्टिंग में बताए हैं कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वे सभी भौतिक या जैविक पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। ओके, जैसे आते हैं अगले लाइन पे, गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धनार्जन या स्वयं को संतुष्ट करते हैं। अब कोई गायक है, गाना गाएगा तो उसे पैसा तो मिलेगा ही, या कोई चित्र बनाएगा तो उस चित्र को बेचेगा मार्केट में तो पैसा तो मिलेगा ही। तब उनके द्वारा ये क्रियाकलाप भी संसाधन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, चित्र बना रहा है, मार्केट में उसको बेचा, बेचने पे उससे पैसा प्राप्त हुआ, और पैसा प्राप्त होने की वजह से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में हम उसे क्या बोलेंगे? संसाधन। कविता या चित्र या चित्रकारी, गायक या गायकी, सच में तो मानव स्वयं ही संसाधन है। अगर देखा जाए तो मानव क्या है? स्वयं ही संसाधन है। तो क्यों है भाई मानव स्वयं संसाधन? क्यों है? क्योंकि इनके पास ज्ञान तकनीक होता है जिसके सहारे से वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। सही बात है। जैसे कोयला लिए या पेट्रोलियम लिए, तो जो समुद्र से हमें पेट्रोल प्राप्त होता है, डायरेक्ट उसको हम अपने गाड़ी में थोड़ी डाल लेते हैं। उसका फिल्ट्रेशन होता है, मतलब उसे साफ किया जाता है, उसे उपयोग के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोयला है, तो कोयला को हम लोग खनन से प्राप्त करते हैं, लेकिन कोयला का भी कई रूप होता है। कहाँ किस तरह का, किस रूप में कोयला को इस्तेमाल करना है, ये भी पता होना चाहिए। इसीलिए मनुष्य जो है वो ज्ञान के आधार पे अपने संसाधनों का प्रयोग अपने अनुसार कर लेता है। ठीक है, आते हैं नीचे वाले लाइन पे, संसाधन किसी भी देश के आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। ठीक है, मेरुदंड को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंग्लिश में। तो संसाधन क्या है? तो किसी भी देश का आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो उसके विकास में बहुत मदद करता है। संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं, जिसका मतलब यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकास करते हैं। मतलब अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो क्या आप विकास नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जापान का एग्जाम्पल देखिए, अभी यहाँ पे कितना शानदार दिया जाएगा। और जापान एक ऐसा देश है जिसके पास कुछ ना होते हुए भी वो अपने आप को इतना विकसित कर लिया है कि आज उसका गिनती विकासशील देश में यानी डेवलप्ड कंट्री में काउंट किया जाता है। और ये प्रशांत महासागर के नज़दीक है, तो यहाँ पे दिन भर में 20 से 22 बार भूकंप भी आ जाता है। लेकिन वहाँ पे जितनी भी बिल्डिंगें हैं, कंपनी है, सब फ्लेक्सिबल है, हिलते रहेगा, फिर रुक जाएगा, फिर अपना लोग काम कर रहे हैं। मतलब सोच लीजिए किस लेवल का वो अपने आप को डेवलप कर लिया है। आइए, जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है, मतलब अभाव है, कम है, किंतु उसके मानवीय संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे हम रेट से बता रहे हैं, जापान वाला लाइन ठीक से इतने सबल है कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। ध्यान रखिएगा, कैसा विवेकपूर्ण, मतलब जितना उपयोग करना है उतना ही करना है। वहाँ के लोग इतने समझदार हैं। लेकिन हम लोग क्या, अगर हम लोग 1 बाल्टी में या 2 बाल्टी में नहा सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, तो हम लोग उतना में नहीं करेंगे, हम लोगों को 5 बाल्टी चाहिए ना। तो इसीलिए समस्या हो रहा है। अभी भारत के बहुत ऐसे, अभी चेन्नई का न्यूज़ में था, आपको पता ही है कि हम सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं, तो आपको किताबी ज्ञान के अलावा ऐसा हम ज्ञान दे देंगे जो हम जानते हैं वहीं। अब जो नहीं जानते हैं वो कहाँ से देंगे, मतलब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अभी चेन्नई में ऐसा कहा गया है कि 2200 फीट के जो बोरिंग गाड़ा जाता है, मोटर का पानी आता है हम लोग के घर में, तो जो 2200 फीट के तक भी खोदा गया तो पानी मौजूद नहीं है। तो समझ जाइए कि किस लेवल पे वहाँ पे पानी का कमी हो गया है। लेकिन हम लोग पानी का बर्बादी करने में रुकते थोड़ी हैं, और यही अंजाम है कि आने वाले भविष्य में भी ये चीज़ हम लोगों को भी देखने को मिल सकता है। आइए, किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानवीय संसाधन की भी बहुत भूमिका होती है। ओके, यहाँ पे अब आपको रोक देना है। नोट्स बना रहे हैं तो जो लाल कलर वाला हम अंडरलाइन करवा रहे हैं, केवल वहीं आपको कॉपी में लिखना है।
ओके, ध्यान रहे ये बात। आइए आगे बढ़ते हैं। ये वाला सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ एवं सभी बीच अंतर संबंध स्थापित करते हैं। तो सही बात है भाई कि हर एक दूसरा से लोग जुड़ा हुआ है। संसाधन का वर्गीकरण, यहाँ से नोट से हेडिंग अगर बना रहे हैं तो हेडिंग दीजिएगा संसाधन का वर्गीकरण, और उसमें 1, 2 और 3 लिखना है। पहला उत्पत्ति के आधार पे, जैव और अजैव, उपयोगिता के आधार पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय, और स्वामित्व के आधार पे व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। आज हम लोग पार्ट 1 में इनको टोटल को कवर कर लेंगे, ये बात ध्यान में रहे। और ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, और सॉरी चौथा एक विकास की स्थिति के आधार पे संभाव्य, विकसित, संभाव्य और विकसित और भंडार एवं और संचित। ठीक है, अंडरलाइन करवाते चलेंगे, समझाते चलेंगे, इसको अंडरलाइन करते चलिएगा अगर नोट्स बना रहे हैं तो। ये डायग्राम है, आप लोगों की किताब में दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ समझाने वाला वैसा चीज़ है नहीं। तो अब हम आते हैं सीधे जहाँ से आप लोगों को नोट्स बनवाना है। आइए, संसाधन के प्रकार को लिखिएगा और हेडिंग दीजिएगा उत्पत्ति के आधार पे। संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। किस चीज़ के आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। पहला आपको हेडिंग देना है जैव संसाधन। इसमें लिखना है ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। ठीक है, और जैसे में मात्र 3 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, मनुष्य, वनस्पति और मत्स्य। मत्स्य मतलब मछली, और इसके बाद लिख दीजिएगा आदि। ठीक है, बस। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अजैव संसाधन में आपको लिखना है निजी वस्तु के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। कौन? निर्जीव। निर्जीव मतलब जो जिंदा नहीं है। ठीक है, और सजीव का मतलब जो जिंदा है, जो सांस लेता है, जैसे चट्टान, धातु और खनिज, ये निर्जीव में काउंट होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे क्लियर हो गया। नोट्स में भी आपको ऐसे ही लिखना है। आइए दूसरा देखते हैं, उपयोगिता के आधार पे संसाधन के कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं भाई, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। आपको पहले ऐसे करके नवीकरणीय संसाधन ब्लैक कलर से कर दीजिएगा। ब्लू कलर से आपको करना है कि वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और इसके बाद सीधे आपको कर देना है इत्यादि। बस, पूरा किताब नहीं छापना है। फिर से बता रहे हैं, जो अंडरलाइन करवा रहे हैं आराम से कीजिए और नोट्स बनाते चलिए। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? जो इसका दूसरा है, पहला कौन था? नवीकरणीय संसाधन, दूसरा कौन है? अनवीकरणीय संसाधन। हेडिंग में आपका कौन सा हो जाएगा? नवीकरणीय। लिखना क्या है? ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ओके, और इसके बाद यहाँ पे सीधे आ जाना है, एक बार प्रयोग होने के साथ वे समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कोयला, पेट्रोल इत्यादि। ठीक है, बस जो अंडरलाइन कर रहे हैं लाइन वहीं आपको नोट्स में लिखना है। आइए, ये सब में समझाने वाला चीज़ है नहीं। आपको पता है कि एक बार अगर हम कोयला को समाप्त कर दें तो वो फिर बनने में लाखों वर्ष लग जाएगा, पता है। तो यहाँ पे आपको, इसलिए हम ये सब चीज़ उतना नहीं समझा रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ ऑलरेडी आप जानते हैं। आइए, स्वामित्व के आधार पे संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत में पहले हम देख लें, ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, मतलब किसी के पर्सनल। ठीक है, जिसके बदले में सरकार को लगान भी चुकाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम फैक्ट्री बैठा रहे हैं और वो सरकारी ज़मीन है, अगर बाई चांस भले ही फैक्ट्री मेरा है लेकिन सरकारी ज़मीन है, तो हम सरकार को टैक्स देंगे। व्यक्तिगत का मतलब होता है अपना निजी, जैसे भूखंड पर घर, जैसे अगर हम घर बनाते हैं तो भले ही ज़मीन खरीदते हैं लेकिन ज़मीन का भी टैक्स लगता है हर साल। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो घर में पूछिएगा, जो शहरी क्षेत्र में अगर आपका घर आ रहा है तो आपके ज़मीन का हर साल रसीद कटता है। अगर ये चीज़ नहीं जानते हैं तो जान जाइए, जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। ओके, उसके बाद आपको कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, इसमें दूसरे पॉइंट पे आ जाना है, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन का मतलब जो पूरे समुदाय का हो। आइए अंडरलाइन करते हैं इसको भी, कौन सा इंपॉर्टेंट है। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। जैसे गांव में चारण भूमि एक एरिया है कि इस गांव के लोगों जो हैं
वो इनके पशु यहाँ आएंगे चरने के लिए, ये नहीं कि दूसरे गांव के आ गए जानवर यहाँ पे चर के और चले गए। ठीक है, चारण भूमि का मतलब जो बकरी गाय चरने जाते हैं वो शमशान, मस्जिद, मंदिर, भवन आदि, उसके आगे कुछ नहीं लिखना है, बस आदि तक। आइए दूसरा के बाद तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय संसाधन। देखिए राष्ट्रीय संसाधन से ही ये क्लियर हो गया कि वह संसाधन जो राष्ट्र के अंतर्गत आता है, और भारत क्या है, राष्ट्र है, आप पता ही है। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस यहीं अंडरलाइन करके छोड़ देना है। और यहाँ पे आपको देखना है कि नीचे वाले लाइन में, इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहित करने हेतु अधिकृत किया गया है। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधन का विकास भी करते हैं। ये वाला लाइन आपको गांव से, बस या इसको रहने दीजिए क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जो ऊपर वाला लाइन करवाए हैं उसी को कीजिए केवल। यहाँ पे देश की सरकार को वैधानिक है कि ये व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण कर आम जनता के हित में कर सकती है। ऊपर का पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, राष्ट्रीय संसाधन क्लियर हो गया। जो संसाधन राष्ट्र के हित के लिए सरकार इस्तेमाल करती है, मतलब हित के लिए मतलब उसके विकास के लिए। जैसे रोड बना रहा है लेकिन बीच में अगर घर आ जाता है तो घर को हटवाता है सरकार। क्यों? क्योंकि जो रोड बन रहा है वो सबके लिए बन रहा है, और जो ज़मीन खरीदता है सरकार उसके बदले में पैसा देता है ताकि जिसका ज़मीन है उसे भी नुकसान ना हो। आइए अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, जैसे WHO है, WTO है, विश्व बैंक है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन से क्लियर हो गया कि ऐसे संसाधन जिसके अंतर्गत कौन इसका मालिक हो जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समितियां हैं, जो संगठन है, वो इसका निर्धारण या मानक करेंगे। आइए लास्ट ये विकास वाला ही कर लेते हैं, विकसित और अविकसित, उसके बाद हम लोग इस क्लास को रोक देंगे। विकास के स्तर पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। हेडिंग आपका क्या होगा कि विकास के आधार पर संसाधन को 4 भाग। पहला उसमें हेडिंग डाल के संभाव्य संसाधन, इसमें आपको लिखना है कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसके उपयोग में लाने की संभावना है। ठीक है, तथा इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। जैसे कि मतलब हम लोग भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन अभी तक हम इसका उपयोग किए नहीं हैं। ठीक है, जैसे हिमालय के क्षेत्र में बहुत ऐसे खनिज हैं, वनस्पति हैं। एग्जाम्पल में आपको हिमालय क्षेत्र का खनिज, ठीक है, गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है, बस एक दे दीजिएगा हो जाएगा। दूसरा, विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में ही यह बताया जा चुका है कि संसाधन का विकास तकनीकी और उनकी संभाव्यता पर निर्भर है। बस क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं। भंडार संसाधन। भंडार से आपको पता ही है, ये वाला क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। विकसित का मतलब जो विकसित है, और विकसित कौन है, जिसका इस्तेमाल सरकार कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कर रहा है, तभी तो उसको पता है कि ये विकसित है कि नहीं विकसित है। आइए भंडार संसाधन से क्लियर हो गया कि वो संसाधन जो भंडार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए देखते हैं। भंडार ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हैं। उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा गया है। प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी। अभी हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको पूरी तरह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर पाएँ। जैसे उदाहरण के लिए जल, पानी का पूरा इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? 3/4 पानी है पृथ्वी पे, लेकिन सबका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? 3/4 पानी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग पानी के लिए मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी अभी इसमें बेहतर नहीं कर पा रहा है। नहीं तो पानी तो इतना होना चाहिए कि पी पी के आदमी पागल हो जाए। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक, ठीक है, वहीं H2O, ठीक, लेकिन उच्च तकनीकी के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आइए, तो जब उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं तो उसका भंडारण कहाँ से करेंगे? वही बात है ना कि पानी इतना है,
ऑक्सीजन इतना है वातावरण में, लेकिन हम भी ऑक्सीजन जब मरने लगते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए, तो कहीं ना कहीं तकनीकी का अभाव है। आइए अंतिम, ये थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत होगा, इसको लिखा गया है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन, संचित का मतलब इकट्ठा करके रखना भविष्य के लिए। ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश जिसके उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। अभी हम बताएं कि जिसका संचित का मतलब भंडार करके रखा गया है भविष्य के लिए। अभी उसका उपयोग हम वर्तमान में नहीं करते हैं, लेकिन भविष्य में कर सकते हैं। जैसे नदी जल में जल विद्युत उत्पन्न करने की उपयुक्त हो सकता है। जैसे नदी का जो पानी गिरता है डैम से, तो वहाँ टरबाइन लगा के हम बिजली उत्पादन करते हैं। तो ऐसा तो बहुत चीज़ है, अभी केवल नदी ही नहीं है, नदी से भी बहुत चीज़ हम लोग जनरेट कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है, लिमिटेड है। सभी डैम्स पे विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, कुछ पे ही होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा जो प्रौद्योगिकी है विकास करते जाएगा, तैसे तैसे हम भी कहीं ना कहीं विकासशील देश में गिने जाने लगेंगे। अब है अगला जो टॉपिक है संसाधन नियोजन। ठीक है, इसको हम लोग पार्ट 2 में करेंगे कल। ठीक है, पार्ट 2 में करेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आपको बता दें कि जैसे ही ये कंप्लीट होगा, इसका MCQ यानी ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे। याद रखिएगा, जैसे इतिहास का करवाए हैं वैसे ही भूगोल का, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा ऑब्जेक्टिव आते रहेगा। ये पार्ट 1 था और इसका पार्ट 2 आएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, आपका इतिहास शुरू ही है, ज्योग्राफी शुरू हुई है, पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। एक चैप्टर इसका हुआ तो फिर इसका भी होगा एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, एकदम बैलेंस। फिर इसका 2 होगा, फिर इसका भी 2 होगा, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, ऐसे करके क्लास चलेगा। और बीच में ही साइंस का भी वीडियो आएगा। कुछ दिन दिक्कत है, कुछ दिन, ठीक है, उसके बाद रोज वीडियो आएगा। तो कुछ दिन आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, उसके बाद जैसे ही सिचुएशन मेरा भी समय पर्याप्त मिलने लगेगा, हम आपको रोज वीडियो प्रोवाइड करने लगेंगे। और इसके लिए आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वैसे लड़कों तक जरूर जो किसी कारणवश, पैसे के अभाव में या कोई भी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं बस। और एक लड़का, कम से कम एक लड़के को शेयर कर दे, बस वही बहुत है। और पढ़ाई फ्री में करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 9 to 12 पढ़ाई बिहार बोर्ड स्पेशली हो रहा है। क्लास 9, 10, 11 और 12 तक फ्री में पढ़ाई करना है तो रहना है, और रहना है तो पढ़ना है। ठीक है, अभी जैसे आप लोगों का क्लास चल रहा है क्लास 10th का, तो क्लास 9th का भी पढ़ाई अगस्त से शुरू हो जाएगा, 11th का भी और 12th का भी। तो अगर आपके घर में कोई क्लास 9th, 11th या 12th में होंगे तो उनको बता दीजिएगा, जुलाई या के लास्ट में या अगस्त के शुरू से पहले सप्ताह से हमारे चैनल पर आपके लिए फ्री कंटेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो अब इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।